बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर की। दिग्विजय सिंह के सिंधिया पर दिए गए बयान पर सियासी घमासान जारी है। सीधे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बार हमला बोला है। दिग्विजय और कमलनाथ पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा है कि सिंधिया गद्दार नहीं खुददार हैं। कांग्रेस के सभी नेता अपने आप को बड़ा दिखाने में लगे रहते हैं। आखिर कांग्रेस में कितना अपमान सहते। चुनाव लड़ा सिंधिया जी के नाम पर और मुख्यमंत्री बना दिया बुजुर्ग कमलनाथ जी को। सरकार भी कमलनाथ जी ने पीछे से दिग्गी राजा चला रहे थे। कमलनाथ तो नाम मात्र के चेहरे थे और बार बार सिंधिया जी और उनके साथी जन समस्याओं की तरफ ध्यान दिला रहे थे। और कमलनाथ जी का अहंकार इतना बड़ा था कि जब सिंधिया जी ने कहा कि भाई ये काम करो नहीं तो हम सड़कों पे उतरेंगे, तो कहा उतर जाओ। ईगो ऐसा कि कहते मैं तो गाड़ी में बिठा के छोड़े आऊंगा दूसरी पार्टी में। कोई भी खुददार कैसे बर्दाश्त करता। इस्तीफा दिया उन्होंने, चुनाव लड़ा और शान से जीत के आए। लेकिन कांग्रेस में तो छोटेपन की और ओछेपन की होड़ लगी हुई है। हर नेता दूसरे नेता को छोटा करने के लिए बड़ा बयान देना चाहता है और इस होड़ में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी सब शामिल हैं। सूत ना कपास, जुल्हाओं में लट्ठम लट्ठा। कांग्रेस का क्या होगा भगवान जाने। और दूसरी तरफ मंत्री तुलसी सिलावट ने दिग्विजय को कांग्रेस का कोरोना बता दिया है। तुलसी सिलावट बोले हैं कि कोरोना की उत्पत्ति चीन से हुई है। भगवान महाकाल से प्रार्थना है कि दिग्विजय का अगला जन्म चीन में ही हो। दिग्विजय सिंह जी, मेरा विचार कि कांग्रेस के कोरोना है और कोरोना की उत्पत्ति जो हुई है वो चीन से हुई है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के इस कोरोना को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को चीन में ही जन्म लेना चाहिए। ये मेरी महाकाल से प्रार्थना। इधर दिग्विजय सिंह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जुबानी जंग के बीच कैलाश विजयवर्गीय ने नसीहत दी है। उज्जैन पहुंचे बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दिग्विजय सिंह को अपनी गरिमा के अनुरूप बयान देना चाहिए। भाषा को मर्यादित रखने की सलाह भी दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि प्रभु हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। जवाब में सिंधिया ने इसी अंदाज में दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया था। उन्होंने ट्वीट किया था, हे प्रभु महाकाल, कृपया दिग्विजय सिंह जी जैसे देश विरोधी और मध्य प्रदेश के बंटाधार भारत में पैदा ना हो। मेरे को लगता है कि दिग्विजय सिंह जी को अपनी गरिमा के अनुरूप बयान करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा। और इस प्रदेश की परंपरा रही है कि एक दूसरे का सम्मान करें, हम भले विरोधी हों, और हमेशा दिग्विजय सिंह जी भी करते हैं। पर पता नहीं ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया। मैं उनसे ऐसे बयान की अपेक्षा नहीं करता। तो आप देख रहे हैं बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। सहयोगी अरुण हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। अरुण, सियासी बयानबाजी दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच तो चली रही थी, लेकिन इस बीच तुलसी सिलावट की तरफ से जो बयान सामने आया है, कोरोना बताया है उन्होंने कांग्रेस का दिग्विजय सिंह को, क्या कुछ मायने इसके? बिल्कुल, देखिए सियासी बयानबाजी है शुरू हो गई क्योंकि चुनाव भी है, प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है। और दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से सिंधिया को लेकर कहा कि कांग्रेस में दूसरे सिंधिया पैदा ना हो, उसको लेकर जो सिंधिया समर्थक मंत्री हैं वो नाराज हैं और वो आक्रोशित हो गए और उन्होंने भी अपनी सियासी बयानबाजी शुरू कर दी। आज तुलसी सिलावट ने साफ कहा कि कांग्रेस के कोरोना है दिग्विजय सिंह, क्योंकि कोरोना की जो उत्पत्ति है वो चीन से हुई है, तो अब अगला जन्म दिग्विजय सिंह को चीन में लेना चाहिए। उनका जन्म पाकिस्तान में हो, चीन में हो, क्योंकि कोरोना वहीं से आया है और कांग्रेस के कोरोना है। तो इस तरह की बयानबाजी इसको ये चल रही है और तुलसी सिलावट ने ये बयान दिया है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जो सिंधिया के समर्थक मंत्री हैं वो अब दिग्विजय सिंह पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ दिग्विजय सिंह और कांग्रेस है तो दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम नेता हैं और खासतौर सिंधिया समर्थक मंत्री हैं जो अब दिग्विजय सिंह को घेरने में लगे हैं। आज जनापाव में परशुराम की जन्म स्थली है, वहां पर
पहुंचे हुए थे तुलसीराम सिलावट, उन्होंने यहाँ पर ये बयान दिया है। बिल्कुल, और ये जो बयानबाजी का दौर चला है ना सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच है, बल्कि कई ऐसे नेताओं का भी रिएक्शन सामने आया। जैसे कैलाश विजयवर्गीय की हम बात करें, नसीहत दे रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को मर्यादा के अंदर रहते हुए ही बयान देना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने भी इसका जिक्र कर दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुददार उन्होंने बताया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार गद्दार होने के आरोप लगाती रही। अरुण, बिल्कुल सही है। कैलाश विजयवर्गीय ने भी दिग्विजय सिंह को लेकर ये बयान दिया है कि जो खुददार हैं वो नहीं है दिग्विजय सिंह। तो ये हमेशा कैलाश विजयवर्गीय और दिग्विजय सिंह का जो सियासी बयानबाजी का सिलसिला। ठीक है अरुण, माफ कीजिए, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इसमें। कांग्रेस की तरफ से आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरपी सिंह जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। दिग्विजय सिंह को नसीहत दे रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय कि मर्यादा में रहकर बयानबाजी करें। साथ ही साथ महत्वपूर्ण बयान मंत्री तुलसी सिलावट का भी, कोरोना बता दिया उन्होंने दिग्विजय सिंह को कांग्रेस का। देखिए, पहले तो मैं बताऊंगा कि विजयवर्गीय जी जब हिदायत दे रहे हैं अपने से सीनियर लीडर को, तो उससे पूर्व मुझे लगता है कि सलाह मशवरा वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से भी कर लें, जिन्होंने इस तरह की, मैं कहूंगा कि स्तरहीन जो बयानबाजी प्रारंभ की है। और दूसरी बात यह कि जहां तक सिलावट जी का सवाल है, तो वे स्वयं, मुझे लगता नहीं है कि वे तो, उनमें लीडरशिप तो छोड़िए, लीडरशिप को कोई क्वालिटी भी नहीं है। जब इनको अपने रिपोर्ट कार्ड दिखाने का समय आता है तो इस प्रकार के बेतुके बयान करते हैं। और वो चूंकि जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में, बल्कि ये स्थापित सत्य है ग्वालियर चंबल अंचल में कि सिंधिया जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, स्थापित लीडर स्वयं कहते हैं, वायरस सिद्ध हुए हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि मुझे लग रहा हो कि पलटवार में उनके पास कुछ और बौद्धिक संपदा की कमी के कारण उन्होंने, लगता है, शब्द का उपयोग किया हो। और मुझे लगता है ये सही समय है कि सिंधिया जी, जिन्हें टाइटैनिक भी कहा जा रहा है ग्वालियर चंबल में, उस कारण से इनकी जो घबराहट है यहाँ पे, क्योंकि स्थापित भारतीय जनता पार्टी इनको स्वीकार नहीं कर रही है और टिकट का भी खतरा कहीं ना कहीं दिख रहा है सिलावट जी को, तो वफादारी सिद्ध करने के लिए मुझे लगता है इस तरह के बेतुके बयान वो दे रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन हम ले लेते हैं। बीजेपी की तरफ से हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। पहले ये भी समझना चाहूंगी कि मंत्री जी को ऐसा क्यों लगता है कि कोरोना है दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के, साथ ही जो वार कर रहे हैं आरपी सिंह जी, उस पर भी जवाब। हितेश जी, देखिए, आरपी सिंह जी की दो बातों को मैं पहले रखना चाहूंगा। सबसे पहले चीज तो प्रारंभ मंत्री जी ने नहीं किया, प्रारंभ दिग्विजय सिंह जी ने किया है, मिस्टर बंटाधार ने, वहां जाकर इस चर्चा की। तो भैया बबूल बो गए तो उस पर हापुस थोड़ी ना लटकेंगे। तो ये समझाना है इनको दिग्विजय सिंह को जाके। एक दूसरी बात, आरपी सिंह साहब, ठाकुर साहब, आप एक अनुसूचित जाति के इतने सीनियर विधायक जो 4 से 6 बार तो आपकी कांग्रेस से रहे हैं, जीतते आए हैं, और इतने निचले स्तर के शब्दों का प्रयोग उनके लिए कर रहे हो, उनको बार बार कह रहे हो कि वो बेकार है, घटिया है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, ये कोई अच्छी बात है क्या? ठीक है, आपके आगे सिंह लगा हुआ है, दिग्विजय सिंह के आगे सिंह लगा हुआ है, इसका मतलब कोई दूसरी जाति का व्यक्ति निम्न स्तर का हो गया, ये तो साहब बहुत ही खराब बात है। यदि आप इस सोच के साथ किसी को और किसी के वक्तव्यों को देखते हो तो ये तो आप डिस्क्रिपेंसी कर रहे हो, कास्टिस्ट रिमार्क दे रहे हो आप, जो कोई बहुत अच्छी बात थोड़ी ना। आप इतने समृद्ध आदमी हो। ठीक है, ठीक है, समझाना आपको दिग्विजय सिंह को। जी बिल्कुल, देखना होगा कि जनता इसे फिलहाल इस तरह से देखती है। शुक्रिया आपका हितेश जी इस पूरी चर्चा के लिए। आरपी सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और प्रयागराज से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अतीक अशरफ शूट आउट का ये मामला, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। शूट आउट में 3 नहीं बल्कि 5 शूटर्स शामिल थे। बैकअप के लिए 2 और शूटर्स वहां पर मौजूद थे। शूट आउट के बाद मौके से दोनों शूटर्स भाग निकले। दोनों शूटर्स को लगातार इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे। अब एसआईटी को दोनों की तलाश है और जांच के दौरान आसपास सबूत भी यहां पर पाए गए हैं। एक मददगार प्रयागराज का है। सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी सामने आ रही है। जो तस्वीरें हम देख रहे थे उसमें 3 शूटर्स आपको लगातार नजर आ रहे थे, 3 हमलावर जिनसे पूछताछ भी हुई। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर कि 3 के अलावा 2 और शूटर्स वहां पर मौजूद थे। ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी सर्वेश हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। सर्वेश, बड़ी जानकारी, 5 शूटर्स इस दुर्घटना को अंजाम देने के लिए, इस हमले को अंजाम देने के लिए यहां पर पहुंचे थे। देखिए, निश्चित तौर पर अतीक अहमद और अशरफ की जिन शूटरों ने हत्या की है, फिलहाल एसआईटी जो इस मामले की जांच कर रही है, उसने
इनको 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया है और लगातार पूछताछ की जा रही है। इसी पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि 3 इन शूटर्स के अलावा 2 व्यक्ति और थे जो कि इनके मददगार के रूप में शामिल थे और लगातार इनको लोकेशन बता रहे थे और घटना के समय भी आसपास वहां पर मौजूद थे और घटना को अंजाम देने के बाद वो मौके से फरार हो गए थे। आज एसआईटी की टीम इस मामले में जांच कर रही थी, उस होटल भी पहुंची थी और वहां से 2 मोबाइल भी इनको मिले हैं। हालांकि उसमें सिम तोड़कर फेंक दिए गए थे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति प्रयागराज का भी इसमें से मददगार है और एक बाहर का है। इन्होंने अतीक अशरफ की रेकी भी की थी और इन शूटर्स के रहने और खाने पीने का भी इंतजाम किया था और इसके साथ ही साथ इन शूटर्स की भूमिका की पूरी इन शूटर्स के मददगारों की भूमिका की जांच हो रही है और एसआईटी लगातार ये कोशिश में लगी हुई है कि इन मददगारों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाए और उससे भी पूछताछ की जाए। जी बिल्कुल सर्वेश, और जो फुटेज हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को, क्या उस फुटेज में वो शूटर्स कैद हुए हैं? क्या अभी लोकेशन का पता चल पाया है? देखिए, ये रेलवे स्टेशन के पास एक होटल था जहां पर ये रुके हुए थे। आज वहां एसआईटी की टीम गई थी, वहां पर पूछताछ की गई है। होटल का जो वहां मैनेजर था उससे भी जानकारी जुटाई गई है, उससे पूछताछ किया गया है और इसके साथ ही साथ किस तरह से शूटर्स ने पेमेंट किया था, मोड उनका क्या था, पेमेंट का क्या मोड था, ऑनलाइन किया था, कैश किया था, ऐसे तमाम सवाल कब आए थे और उनकी क्या गतिविधि थी, इन तमाम सवालों को होटल के मैनेजर से, अन्य कर्मचारियों से पूछा गया है और उनके हाव भाव क्या थे, इस सब के बारे में वहां पता किया गया। होटल में जो लगे हुए सीसीटीवी कैमरे थे उनकी भी पड़ताल की गई है, उनको भी देखा गया है। फिलहाल एसआईटी पूरे मामले के खुलासे के बाद जांच पड़ताल में जुटी है और जो इन शूटर्स के 2 मददगार की बात सामने आ रही है उनकी तलाश भी तेज कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश जानकारी के लिए। और भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक बड़ा बयान सामने आया है। सनातनियों को शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत है, हिंदुओं को भाला और माला दोनों की ही जरूरत है। बालाजी ने चाहा तो भारत जल्दी हिंदू राष्ट्र बनेगा, उनकी तरफ से कहा जा रहा है। जातिवाद का नाता तोड़कर हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से यह बड़ा बयान। राजधानी भोपाल से ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अक्षयोत्सव 2023 में शामिल होने के लिए राजधानी भोपाल पहुंचे थे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और बड़ा बयान दिया है। सनातनियों को शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत है, भाला और माला दोनों की जरूरत है और साथ ही ये संदेश भी दिया है कि भारत जल्द ही हिंदू राष्ट्र होगा, लेकिन जातिवाद का नाता तोड़कर हिंदुओं को उसके लिए सबसे पहले एक होना पड़ेगा। अक्सर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब भी संबोधित करते हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर उनका बयान सामने आता है। एक बार फिर से राजधानी भोपाल में इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। हिंदुओं से अपील की है कि जातिवाद को भुलाकर एक हो और उसके बाद बालाजी ने अगर चाहा तो भारत जल्द ही हिंदू राष्ट्र के तौर पर सामने आएगा। तो और बड़ी बात है, सनातनियों को शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत है, हिंदुओं को भाला और माला दोनों की जरूरत है। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग भी कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र को लेकर लगातार समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच एक और बड़ा वक्तव्य उनकी तरफ से, शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत है। संकल्प वही पुराना है, हनुमान जी ने चाहा, बालाजी की कृपा हुई, सब सनातनी जगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होगा। हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे ही एकता रहे, जातिवाद की बेमनस्ता ना फैले और परशुराम दादा के प्रकटोत्सव पर यही हमारी प्रार्थना है मध्य प्रदेश के पागलों से। पागलों, अब जातिवाद का नाता तोड़ना पड़ेगा और हम सब हिंदुओं को एक होना ही पड़ेगा। हनुमान जी शास्त्र है, रामचरितमानस में अंगद शस्त्र है और वर्तमान में भारतीय हिंदुओं को भी शस्त्र शास्त्र दोनों की आवश्यकता है। तो आप सुन रहे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से बयान, इसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों होने चाहिए हिंदुओं के पास, इसका जिक्र कर रहे हैं। यह भी कहा है कि जातिवाद को भुलाकर हिंदुओं को एक होना पड़ेगा और बालाजी की अगर कृपा होती है तो जल्द ही भारत हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। समर्थन लगातार जुटाते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जब संबोधित करते हुए वो लोगों को नजर आते हैं। एक बार फिर से मध्य प्रदेश के भोपाल में पहुंचते हिंदू राष्ट्र की हुंकार एक बार फिर से भरी है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। हालांकि बड़ी बात यह भी कि जातिवाद खत्म करने को लेकर उन्होंने अपना वक्तव्य रखा। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को एक होना पड़ेगा और इस वजह से जात पात भूलने की बहुत जरूरत, लेकिन शस्त्र और शास्त्र एक साथ होने चाहिए इन हिंदुओं के पास। उनकी एकता के बाद ही भारत हिंदू राष्ट्र बन पाएगा, इस ओर वो इशारा कर रहे थे। तो ये बड़ा बयान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से, लगातार वो हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान देते आ रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा जब भी वक्तव्य उनके छतरपुर में हुए या टीकमगढ़ में सामने आया
तभी इस बात का वो जिक्र करते हुए नजर आए हैं। हिंदू राष्ट्र भारत जल्द ही बनेगा, लेकिन सनातनियों को एक होना पड़ेगा इसके लिए। इसका जिक्र एक बार फिर से उनकी तरफ से हुआ है। शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत, भाला और माला एक साथ रखने की जरूरत। भारत के हिंदुओं को अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग उनकी तरफ से मुखर होकर रखी जा रही है। भोपाल का ये कार्यक्रम जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मंच पर उस दौरान मौजूद थे। अक्षय तृतीया का मौका, कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। सहयोगी रंजना से हम ज्यादा चर्चा इस पर करेंगे। रंजना, अक्सर हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान देते आ रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इस बार भी ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। जी अवंतिका, बिल्कुल। आज भगवान परशुराम जयंती का जो कार्यक्रम था उसमें बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शामिल हुए थे और वहां पर एक जो हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर एक बार फिर से उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की और ये भी कहा है कि जात पात के आधार पर हम सभी को नहीं बंटना है, हम सभी एक ही जाति के हैं और इसी आधार पर हमको एकता के साथ रहना है। हालांकि इस आधार पर लोग बांटने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन हमको इन सब बातों में नहीं आना है और बांटना नहीं है। बल्कि उन्होंने ये जरूर कहा कि जिस तरीके से शास्त्रों में जिक्र है, लोग उनका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए सही तरीके से सही चीजों का इस्तेमाल करना है और अपना जो जीवन बचा है उसे भगवान के चरणों में लगाएं। यानी एक तरह से समाज के लोगों को जात पात के आधार पर ना बंटने को लेकर जो एक बयान है उनकी तरफ से यहाँ पर दिया गया है और एक संदेश भी आम लोगों के लिए दिया गया है कि इसी तरह से सब एकजुट होकर रहे और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के साथ राजधानी भोपाल में जो एकता है वो बनी रहे और सभी जात पात को भुलाकर एक दूसरे के साथ प्यार से रहें और एक दूसरे के साथ इसी तरह से एकता के सूत्र में बने हुए रहें और भारत को मजबूत राष्ट्र बनाने की। रिएक्शन क्या कुछ आता है रंजना? बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।